Hey all dear sons, this is Pradesh Chaudhary of Quantum Group. Variable mass dynamics is unarguably a tough topic for JEE Advanced. So keeping the interest of JEE Advanced 2024 aspirant, I am here with a playlist, Variable Mass Dynamics. So I'll take a best question from the best books. So it will not be a good idea to cover all those say 10-15 questions in one single video. So instead what I'll do, in this video I'll cover the theory point, we'll cover the solid foundation for the treating a question of variable mass dynamics, and in the subsequent video we'll take the one question in each video. So here we go. So let's start with the theory part of the conceptual part of the variable mass dynamics. There can be many variable mass system. The simplest variable mass system that I can have with me is this balloon. I'll fill air in it first. तो इसमें मैंने हवा भर दी है. अब इस सिस्टम को अगर मैं छोड़ देता हूं, it has gone like that. It has gone like that in random way. So what are the forces acting on? Usually अगर इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको मैं छोड़ता है तो अंडर ग्रेविटी इट शुड हैव गॉन लाइक दैट, लेकिन ये कुछ ऐसे गया फिर ऐसे रैंडम वे में चला गया. तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो मैंने गैस भरी हुई थी, एयर भरी थी, वो एक अच्छे प्रेशर से भरी थी, तो स्पीड के साथ निकला. तो स्पीड के साथ निकलने से इसमें एक फोर्स लगा, उस फोर्स ने इसको मूव किया अगेंस्ट ग्रेविटी. तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल मास सिस्टम. तो वेरिएबल मास डायनामिक्स को समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा बेटर सिस्टम लेता हूँ जिसको बोलते हैं रॉकेट सिस्टम, और उस सिस्टम से मैं इसकी डायनामिक्स समझूंगा. इनफैक्ट सारे वेरिएबल मास सिस्टम में एक ही काम होगा, बट समझाने के लिए मुझे एक सिस्टम चाहिए, तो मैंने एक रॉकेट सिस्टम ले लिया. क्या क्या फोर्सेस लगते हैं. सो व्हाट आर द थर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वेरिएबल मास सिस्टम, एंड दैट वेरिएबल मास सिस्टम फॉर मी राइट नाउ इज अ रॉकेट. तो एक रॉकेट है, फ्लाई कर रहा है, ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है. टाइम टी पर इसका जो मास है, टोटल मास इंक्लूडिंग इट्स फ्रेम एंड ऑल द फ्यूल, वो सारे मास जो है कैपिटल एम हो गया. अब रॉकेट को मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूँ. तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर. तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं. रॉकेट के अंदर इंजन है, इंजन का काम है फ्यूल को बर्न करना और बर्न फ्यूल को एक वेलोसिटी के साथ बाहर थ्रो करना. तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्न होकर के थ्रो किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v रिलेटिव, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. तो ये आ गया v रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड बर्न फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. अब एक बहुत छोटे से टाइम dt के बाद का पिक्चर देखते हैं. यानी कि टाइम का मोमेंट हो गया t प्लस dt, और अब इस टाइम मोमेंट वी आर डूइंग विद कैलकुलस. तो कैलकुलस से आपसे साइन काम कर रहा है. तो अब अगर सपोज मेरे पास दो वेरिएबल है x और y, तो अब मैं x को चेंज करके x प्लस डी एक्स लाऊंगा, तो कैलकुलस बोलेगा y को y प्लस डी वाई लिखो. अगर घटना होगा तो डी वाई अपने आप नेगेटिव आएगा, बट विल राइट दैट वे. तो टाइम t पे अगर मास कैपिटल m है, तो टाइम t प्लस डी टी पर मैंने अकॉर्डिंग टू कैलकुलस लिख दिया इसका मास m प्लस डी एम. एक्चुअली दैट डी एम वुड बी निगेटिव क्योंकि मास तो कम हो रहा है. तो ठीक है, क्योंकि मास इजेक्ट हो रहा है इसका. तो अब मास अभी लिख दिया. अब फिर से ग्राउंड फ्रेम से देखना. तो चूंकि ये लगातार मास निकल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. तो अगेन अकॉर्डिंग टू कैलकुलस एट टाइम t द वेलोसिटी इज v वेक्टर. तो टाइम t पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v वेक्टर प्लस dv वेक्टर. तो अब इससे जो फ्यूल निकलेगा उसकी वेलोसिटी में मुझे पता है कि ये हर समय रॉकेट के रिस्पेक्ट में v रिलेटिव से फ्यूल को बाहर फेंक रहा है. तो ग्राउंड फ्रेम में जो फ्यूल निकला उसकी वेलोसिटी क्या होगी. हमको पता है कि ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी किसी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी में उस फ्रेम की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ से जो फ्यूल निकल रहा है उसकी वेलोसिटी मुझे लिखना है, बट वो लिखने के पहले एक काम करते हैं कि मान लो कि बिटवीन टाइम t से लेकर के t प्लस डी टी एक dm मास ऑफ फ्यूल बाहर निकल जाएगा. अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल केस में लिखा और यहाँ पर एक कैपिटल लिखा हुआ है, उसमें अभी देखेंगे. तो यहाँ से यहाँ तक dm मास जो अभी रॉकेट के अंदर था, अभी बाहर निकल गया. कितना टाइम है, t से लेकर के t प्लस dt के बीच में. तो dm इज द मास ऑफ द बर्न फ्यूल दैट इज इजेक्टेड बिटवीन टाइम t टू t प्लस dt. तो ये जो dm मास है, और पूरे रॉकेट का मास टाइम t पे था हमारा कैपिटल m,
तो इसको अगर हटा दें जो कि डीएम मास निकलने वाला है, तो इसके अलावा बचा हुआ रॉकेट का मास टाइम टी पर कैपिटल एम माइनस डीएम होगा। अब ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो ये जो पूरा मास बचा होगा वो तो यही कैपिटल एम माइनस डीएम ही होना चाहिए। तो according to calculus the mass is capital M plus D capital M, this is। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये डीएम मास निकल गया, अब यहाँ पर जो बचा मास है वो आ गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल डी एम। इसका मतलब ये जो मेरे पास डी कैपिटल एम है दैट शुड बी माइनस ऑफ डी एम। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इस इजेक्टेड मास की वेलोसिटी लिखना, जैसे बात कर रहा था ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट वी रिलेटिव से जा रहा है, और रॉकेट की वेलोसिटी निकलते निकलते हो गई v प्लस डी वी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस डी वी प्लस वी रिलेटिव, कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस वेक्टर में अगर मैं ये वेक्टर जोड़ूंगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से कम होगा तो इधर ही होगा, लेकिन ये एरो इसका छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यानी कि रॉकेट जा रहा है इधर और रॉकेट से फ्यूल निकला इधर, इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा तो नेट इधर ही होगा, बट दैट नेट विल बी लेस देन v प्लस टी वी। और रॉकेट जा रहा है इधर और फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकल रहा है इधर, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हो जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो नेवरदलेस ये जो वेलोसिटी होगी जो आ रही है, अगर इसी डायरेक्शन में रहा तो इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, और इस डायरेक्शन में ही रहा, इस डायरेक्शन में रहा तो बात ही खत्म हो गई। तो रॉकेट इस फ्यूल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देखो तो पहले रॉकेट के साथ v वेक्टर था, अब बाहर निकलने के बाद ये वेलोसिटी इज डेफिनेटली लेस देन दिस वेलोसिटी। तो ऐसे जा रहा था, अब वेलोसिटी या तो ऐसे कम हो गई या तो पीछे हो गई। तो ऐसे से ऐसे कम होने पर भी इस पर कोई ऐसा फोर्स लगा होगा इसने कम किया, या ऐसे वेलोसिटी से यूं वेलोसिटी होने पर तो डेफिनेटली ऐसा फोर्स लगा होगा। तो अगर मैं सिर्फ डीएम मास की बात करूं, डीएम मास की वेलोसिटी को चेंज कोई ना कोई फोर्स करेगा, और उसी फोर्स को मैं बोलूंगा थ्रस्ट फोर्स। तो पहले मैं डीएम मास पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा इंटरवल है dt, तो उस समय का जो एवरेज फोर्स होगा वो इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा। तो फोर्स ऑन द इजेक्टेड फ्यूल, तो ये फोर्स को मैंने बोला एफ वेक्टर। तो जो एफ वेक्टर होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू यानी कि dp बाई dt हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू dp बाई dt, और ये मैं dm के लिए लिख रहा हूँ, और अगेन मैं सारा चीज वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो m इंटू वी प्लस डी वी प्लस वी रिलेटिव हो गया। इनिशियली ये रॉकेट के साथ था तो इनिशियल मोमेंटम हो गया dm इंटू वी, change in momentum dm into this minus dm into this and divide by dt, that would be the f net। तो ये मैंने लिखा dm v plus dv plus v relative minus dm into v and divide by dt। अगर इसको सिंपल करो तो ये dmv और ये यहीं से ये v और v कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा dm dv plus dm into v relative। कैलकुलस इज द मैथ्स ऑफ द स्मॉल चेंजेस। अगर दो बहुत छोटे नंबर है उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बचेगा dm इंटू डी वी प्लस वी रिलेटिव, और dm इंटू डी वी बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस, तो उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा, इसको हम सेफली नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो फाइनली मेरे पास बचेगा वो हो जाएगा v रिलेटिव dm बाई dt। तो आ गया v रिलेटिव dm बाई dt। ये फोर्स लगा किस पे? ये फोर्स लगा इजेक्टेड फ्यूल पर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इजेक्टेड फ्यूल। जो फ्यूल गया वो गया, उड़ गया, वो धुएं में उड़ गया। वी आर इंटरेस्टेड व्हाट वी आर रिमेन विद, हम इंटरेस्टेड इन रॉकेट में। तो रॉकेट में क्या हो रहा है, क्या फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये फोर्स लगाने वाला रॉकेट ही है, तो रॉकेट से डीएम पे ये फोर्स लगा एफ। तो इजेक्टेड मास से रॉकेट पे एक फोर्स आया होगा, उसी का नेगेटिव, न्यूटन थर्ड लॉ। तो फोर्स ऑन द रॉकेट, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स ऑन द रॉकेट, वो इस F का नेगेटिव होगा। तो अगर उसको मैं F थ्रस्ट लिखता हूं तो दैट F थ्रस्ट हैज टू बी माइनस ऑफ F। तो F थ्रस्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F, और इस F को यहां से उठा के रख दो
तो ये आ गया हमारे पास माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। जो छोटा m है वो इजेक्टेड फ्यूल के लिए, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, हम इंटरेस्टेड हैं अब रॉकेट का मास क्या है, कैपिटल M है, तो इसके लिए इस का यूज करूंगा। माइनस डी एम इज इक्वल टू डी कैपिटल M, तो अगर मैं माइनस डी एम की जगह डी कैपिटल M रख दूं तो मेरे पास हो जाएगा F थ्रस्ट इज इक्वल टू V रिलेटिव डी एम बाई टी। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है रॉकेट के मोशन में या किसी भी वेरिएबल मास के मोशन में, जो कि तब आएगा जब उस सिस्टम में कुछ मास एंटर या इजेक्ट होगा एंड विद सम रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मास इजेक्ट या एंटर कर रहा है विदाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी तो थ्रस्ट फोर्स नहीं आएगा। तो थ्रस्ट फोर्स में दो चीज़ों का रोल है, एक तो किस वेलोसिटी से, किस रिलेटिव वेलोसिटी से मास एंटर या इजेक्ट कर रहा है, और सिस्टम का मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द थ्रस्ट फोर्स। कुछ और छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बारीक बातें। तो एक केस लो जिसमें मास सिस्टम में एंटर कर रहा है, तो ये इसमें मास इस सिस्टम में एंटर कर रहा है एक वी रिलेटिव से। तो अगर मास एंटर कर रहा है सिस्टम में तो ऑब्वियसली सिस्टम का मास बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब m इज इंक्रीजिंग, m इंक्रीजिंग का मतलब कि dm बाई डी टी इज पॉजिटिव। तो F थ्रस्ट जो है वो v रिलेटिव dm बाई डी टी, और ये अगर पॉजिटिव है तो F थ्रस्ट की डायरेक्शन v रिलेटिव के अलॉन्ग हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में मास एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी v रिलेटिव, उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा, यानी कि इस केस में जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो v रिलेटिव के अलॉन्ग होगा। और अगर सिस्टम से मास निकल रहा है तो ऑब्वियसली उसका मास कम होगा, मास कम होगा तो dm बाई डी टी नेगेटिव होगा, और dm बाई डी टी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया तो ये F थ्रस्ट वुड बी अपोजिट टू v रिलेटिव। तो अब यहाँ मास ऐसे निकल रहा है, तो इस केस में भी हमारा F थ्रस्ट यूं लगेगा टुवर्ड्स द सिस्टम। अब देखते हैं कि एक वेरिएबल मास डायनामिक्स के प्रॉब्लम को हमको कैसे अप्रोच करना है। एक अप्रोच तो बेस्ट जनरल अप्रोच होगा जो वाई फर्स्ट प्रिंसिपल, वो टेक होल सिस्टम और उसमें F बराबर dp बाई dt लगाते हैं, या हम उसका एक मेथोडोलॉजी बना देते हैं कुछ फोर्सेस के हिसाब से F बराबर m सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, हाउ टू वर्क विद द वेरिएबल मास सिस्टम, व्हाट आर द वर्किंग रूल। तो इसको समझाने के लिए मैं रॉकेट से ही समझाता हूँ। तो मान लो कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, या अगर नहीं दिया तो चूज अ वेरिएबल मास सिस्टम। तो मैंने ये वेरिएबल मास सिस्टम रॉकेट चूज कर लिया। एक जनरल टाइम टी पर इसका मास जो है वो m है, तो m है, ये ऑब्वियसली वेरिएबल मास है, तो ये वेरी कर रहेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आने वाला है वो एक मोमेंट का इक्वेशन आने वाला है, क्योंकि अगले मोमेंट पे अगला इक्वेशन हो जाएगा। तो m इज द मास एट टाइम t। इस सिस्टम की वेलोसिटी टाइम t पे हमने मान लिया कि v वेक्टर है, और एक्सेलेरेशन इसका जो है a वेक्टर, a बराबर ऑब्वियसली dv बाई dt हो गया। तो ये तो हमारे पास गिवन होगा। अब इससे जो मास इजेक्ट हो रहा है, एंटर भी कर सकते हैं, इसके समझाने के लिए मैंने इजेक्ट वाला केस लिया, उसकी सिस्टम यानी कि रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v रिलेटिव। तो अब क्या करो आप, पहला काम इसका FBD बना दो। FBD में जैसे FBD बनाते हैं वैसे बनाएंगे। पहला काम तो सारे रियल फोर्सेस लाइक वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन जो भी हैं उसको दिखा देंगे। तो दैट आर रियल फोर्सेस। अब इसमें जो रियल फोर्स हो गया वो इसका mg हो गया। एयर का रेजिस्टेंस भी हो सकता है, अगर दिया है तो उसको भी दिखा देंगे। इसके बाद अब बचा इस पर हम थ्रस्ट फोर्स लगा देंगे। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने लिखा F थ्रस्ट इज इक्वल टू V रिलेटिव dm बाई dt। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, जब हमारा क्वेश्चन 1D का होगा तो हम इसको साइन के साथ सॉल्व करेंगे। तो F थ्रस्ट कुछ ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूटन्स सेकंड लॉ को F बराबर m है तो लगता नहीं, यहाँ पर F बराबर m है तब लगता है जब मास कांस्टेंट होता है। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। F बराबर एक्चुअल में है dp बाई dt, बट उसको मैं बिकॉज IIT-JEE के लेवल में वी आर सो कन्वर्सेंट विद F बराबर m है, F बराबर m है कि सूडो फोर्स आ गया तो सूडो फोर्स लगा करके, नॉन इनिशियल फ्रेम में आ गया तो कुछ सूडो फोर्स लगा के अप्लाई कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर F बराबर m नहीं लग रहा, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के अप्लाई करा देते हैं। दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज F थ्रस्ट।
तो मैं बोलूँगा कि सिस्टम में जो हमारे पास नेट फोर्स लग रहा है वो है एफ रियल प्लस एफ थ्रस्ट। रिमेंबर ये सब वेक्टर फॉर्म में, तो एफ नेट निकाल लो, मतलब कि इन दोनों का वेक्टर सम, और उसको इक्वेट कर दो एफ बराबर एम है। तो अब हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा एम जी वेक्टर प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी, जो एल एच एस हो गया वो एफ नेट हो गया, और आर एच एस एम ए आ गया। अगर ये आपको नहीं करना है तो सिंपल काम करो, एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जब मैं एफ नेट बराबर डी पी बाई डी टी लिख रहा हूँ तो उस एफ नेट में जो एफ है वो रियल है, और अगर मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूँ तो इस एफ नेट में एफ रियल प्लस एफ थ्रस्ट लगा दिया। तो हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा काम है, तो ये जो भी फोर्स लग रहा है उसके साथ हम एक फोर्स थ्रस्ट फोर्स और ऐड कर दें तो मैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको वंस अगेन एक रॉकेट प्रोपल्शन में इसको अप्लाई करते हैं, और उसको अप्लाई करके रॉकेट की एक जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस ये हैं कि जो एक्सलेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, वी स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट जब रॉकेट ऑलरेडी लिफ्ट कर चुका है, यानी कि इनिशियल मोमेंट पर जब वो हम शुरुआत करेंगे तो दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो उसका वेट और एक एफ थ्रस्ट लग रहा है। एक चीज़ और मुझे लिखना था जो मैंने नहीं लिखा, अच्छा ये मैंने यहाँ गिवन में लिख दिया। तो t बराबर 0 पर रॉकेट की वेलोसिटी है अपर डायरेक्शन में u, इनिशियल मास है m नॉट, और t टाइम के बाद रॉकेट का मास हो जाता है कैपिटल M। रॉकेट का इंजन जो है फ्यूल को बर्न कर रहा है, बर्न फ्यूल को एक कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव से रॉकेट के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने अज्यूम किया हुआ है कि v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो हमको करना क्या, हमको करना है रॉकेट की वेलोसिटी टाइम t पर निकालनी, और इससे जो इक्वेशन बनता है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रॉकेट इक्वेशन। तो लेट्स गो अहेड। तो वही सारी चीजें हैं। अभी देखो इसमें मैंने जो इक्वेशन लिखा था एफ नट इज इक्वल टू एम जी वेक्टर प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर इक्वेशन। तो अगर एक कर्ड वे में मूव कर रहा हो तो आपको वेक्टर इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना चाहिए। अब ये सारा मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, तो जो भी डायरेक्शन होगी या तो ऊपर की होगी, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अगर 1D मोशन हो रहा है तो हम आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। तो अब सबसे पहले इसका एफ थ्रस्ट लिखते हैं। तो क्लियर बात है, अभी थोड़ी पहले बोला कि अगर एक सिस्टम से मास इजेक्ट हो रहा हो तो जो एफ नेट होगा वो वी रिलेटिव के अपोजिट लगेगा, यानी कि एफ नेट हमारा एफ थ्रस्ट सॉरी कुछ ऐसे लगेगा। ये जो वी रिलेटिव है इस वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड है। तो क्लियर बात है एफ थ्रस्ट इज गोइंग टू बी द अपर डायरेक्शन, और अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिखा, दैट हैज टू बी पॉजिटिव। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि एफ थ्रस्ट को मैं माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी लिखूँ या प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी लिखूँ। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि एफ थ्रस्ट को तो पॉजिटिव है तो लिख देते हैं प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, बट वो भूल जाते हैं कि डी एम बाई डी टी के अंदर एक साइन छुपा हुआ है। मास घट रहा है तो डी एम बाई डी टी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव। और वैसे अगर नहीं करना है एकदम प्योर, आप इतना सारा सोचना नहीं है, तो प्योर कैलकुलस प्योर साइंस से चलो। तो वी रिलेटिव है और वी रिलेटिव हमारा नीचे की ओर है और वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर को हम माइनस वी रिलेटिव लिख देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो ये बन गया। अब एफ नेट जो हो गया, एम ए बराबर एफ नेट लगाएंगे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है माइनस एम जी, और ऊपर नीचे की ओर लग रहा है एम जी, और ऊपर की ओर लग रहा है एफ थ्रस्ट। तो नेट फोर्स हो गया माइनस एम जी प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, और ए को लिख देंगे डी वी बाई डी टी। तो हमारा अगला इक्वेशन हो जाएगा, ए की जगह रखा डी वी बाई डी टी, तो एम डी वी बाई डी टी। एफ नेट में ये आ गया माइनस एम जी विद साइन, और ये एफ थ्रस्ट में आ गया माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। क्या करो आप इसको डी टी से गुणा कर दो दोनों साइड में। सो हो गया एम डी वी इज इक्वल टू माइनस एम जी डी टी माइनस वी रिलेटिव डी एम।
अब इस इक्वेशन को दोनों साइड में m से डिवाइड करो, m से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस जी डी टी, यहाँ से m से डिवाइड किया, और v रिलेटिव इज इक्वल टू dm बाई m। ये इक्वेशन को भी अगर आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ रॉकेट मोशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बात करते हैं वो एक मूवमेंट के लिए इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर कोई इक्वेशन हो जिसमें g वेरी कर रहा हो या v रिलेटिव वेरी कर रहा हो तो भी वो इक्वेशन हमारा यहाँ तक सही होगा। यहाँ तक तो बात सही है, वेदर g वेरीज और नॉट, वेदर v रिलेटिव इज कांस्टेंट और नॉट, तो भी हमारा ये इक्वेशन तो काम करने वाला है। अब अगर g वेरी कर रहा है तो हमें को g का टाइम के साथ या हाइट के साथ कुछ वेरिएशन लिखना होगा या v रिलेटिव का वेरिएशन लिखना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने अपनी मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए अजम्पशन रखा था कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है और v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट है g, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, v रिलेटिव भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। तो देखो t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u और मास m नॉट, और टाइम t पर वेलोसिटी v जो कि निकालना है, और टाइम t हो गया और मास हो गया m। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस u, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस जी टी, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस v रिलेटिव ln m बाई m नॉट। क्या गया? अब देखो m की वैल्यू ऑब्वियसली m नॉट से कम है, तो ये जो चीज दिख रहा है वो हमारा लेस देन 1 हो गया। तो ln ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन 1 इज नेगेटिव, और ये नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन ऐसे माइनस से देखने को को लगता है ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो पहले किया मैंने u को इधर ला दिया, u माइनस जी टी, और इसको लिख सकता हूँ प्लस करूंगा तो ये उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो v relative ln m naught by m, this m naught by m is greater than 1, तो ln of number greater than 1 is positive। तो ये हो गया। तो अगर आप देखो कि मास चेंज नहीं हो रहा होता, मास निकलेगा नहीं तो चेंज कैसे होगा, तो ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, तो यानी कि v बराबर u माइनस जी टी, सो दिस पार्ट इज यूजली द मोशन ऑफ ग्रेविटी। और अगर ग्रेविटी ना हो तो फिर ये सिंपली हमारा इक्वेशन u प्लस वी रिलेटिव ln m नॉट बाई m हो जाएगा। और अगर मास निकल रहा हो तो ये हमारा इतना पार्ट ऐड हो गया। दैट इज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द रॉकेट इक्वेशन। अब जितने भी वेरिएबल मास सिस्टम के प्रॉब्लम होंगे उसमें से कोई मास एंटर कर रहा हो और निकलेगा, एग्जाम्पल में रॉकेट का और किसी और एग्जाम्पल में भी इसी इक्वेशन की सहायता से अप्लाई करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होती है, दैट इज अ चेन प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को स्केयर करती है। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं चेन प्रॉब्लम में। तो एक सिंपल केस से हम बहुत सारी चीज़ को समझ सकते हैं। पहले चेन ऐसी है, चेन को हमने लिया और चेन को हम इसको एक ऐसे, ये चेन का सपोज ये लिंक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी एक चेन है, एक फिक्स सरफेस है, इस एंड से मैंने पकड़ा और इसको मैं दो तरह से काम सकता हूँ, या तो मैं इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लोअर करूँ, या इसको मैं छोड़ दूँ एंड लेट इट फॉल ऑफ इट्स ओन अंडर ग्रेविटी। तो अभी समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया कि द चेन इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी ऑन टू दिस फिक्स सरफेस। जो चेन होती है वो बहुत सारी ऐसी ऐसी लिंक से बनी होती है। तो इस तरह की लिंक्स हैं, कुछ समझते हैं। जब ये चेन गिर रही है अंडर ग्रेविटी और पूरी की पूरी चेन एयर में है, तो एज अ होल देखोगे तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g। और अगर एक्सेलरेशन g हो गया तो बिटवीन टू लिंक्स द नॉर्मल रिएक्शन इज 0, देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो एक्सेलरेशन g हो ही नहीं पाएगा। तो एज अ होल एक्सेलरेशन g है और नॉर्मल रिएक्शन है 0। अभी गिरते गिरते एक ऐसा मौका आया कि जो रेड वाली लिंक है इस जाकर के सरफेस को टच कर गई। जैसे इसको टच करेगी, ये सब तो गिरते हुए आ रहे थे, इन सब के पास वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था। तब क्या हुआ कि ये इमीडिएटली इट हैज कम टू रेस्ट, और जैसे ये नीचे आएगी और चूंकि ये लिंक लगा हुआ है, इसके बीच में स्पेस है, तो ये इसके आने से ये येलो वाली लिंक का मोशन अफेक्ट नहीं हो रहा। तो जैसे वो मोशन हो रहा है तो वैसे होगा, क्योंकि देखो इसके गिरने के पहले, टच करने के पहले
इन दोनों के बीच कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। और जैसे ये गिर करके फ्लोर को टच किया, ये तो रुक गया, और नॉर्मल रिएक्शन पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और इनके बीच में ये जो हल्का सा जो गैप है, that is not going to restrain the motion of this yellow link. तो अब इस मोमेंट के बाद से ये सारी चीजें, ये सब अभी जी से गिर रहा था, ये भी एक्सेलरेशन जी से गिर रहा है। अब यहाँ पर आ गया, ये पूरा गिर गया। इसके बाद एक मौका आएगा कि ये येलो वाला भी सरफेस को टच करेगा, और जैसे ये सरफेस को टच करेगा वैसे ये भी रेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन ये जो बीच का गैप है, इस गैप से जितने भी बचे हुए हवा में उनके मोशन को अफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन अभी तक जी होगा। फिर ये भी रुक गया, और ऐसे ही होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी पार्ट एयर में है सबका एक्सेलरेशन जी वेक्टर होगा। और अगर मैं उसको, और जो ग्राउंड पे आ गया वो तो तुरंत ही रुक गया। तो अगर मैं इसको ऐसे फॉल कर रहा हूँ, यूं फॉल कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ के फॉल करूंगा तो एट अ मोमेंट, तो पकड़ के फॉल करूंगा तो सारे लिंक की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि मैं उसको एक साथ ला रहा हूँ। तो एट अ मोमेंट सारे लिंक की वेलोसिटी सेम होगी, और वो लिंक जो टच कर गया वो इमीडिएटली रुक जाएगा, और जो बचे हैं सबकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इसमें ये चीज को समझना है आपको कि ऑल द मूविंग पार्ट फॉल विद द एक्सेलरेशन जी, और जो लिंक ग्राउंड पे गिर गया वो रेस्ट पर आ गया, यानी कि जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरेगा तुरंत उस पर एक इम्पल्स लगेगा कि इस वेलोसिटी से अचानक रुक गया, यानी कि लिंक पे इम्पल्स लगेगा। उस लिंक की वेलोसिटी ऐसे थी और यूं वेलोसिटी चलते रुक गया, यानी कि उस लिंक पे यूं इम्पल्स लगा, तो उससे सरफेस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन इम्पल्स लगेगा। तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दीज आर द बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक तो हो गया आपका एक जनरल वे में जिसमें हम एफ थ्रस्ट लिखेंगे, और चेन प्रॉब्लम में समझना है कि जो भी मूविंग पार्ट है उन सबका जब तक मूव कर रहे हैं तब तक सबके वेलोसिटी, एक मोमेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम होंगे, और जैसे ही वो सरफेस को टच करेंगे इमीडिएटली एक सरफेस पे एक इम्पल्स जाएगा और वो पार्ट रुक जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चंस को, इसको समझने के लिए आई विल टेक द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बेस्ट बुक दैट विल गिव अ वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरिएबल मास डायनामिक्स।